हेलो बच्चों। हेलो सर। तो बच्चों, आज हम इतिहास के कलचुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। जी सर। हाँ बच्चों, तो सुनो, इसकी प्रारंभिक इतिहास है। कलचुरी अथवा होयसलों का उल्लेख महाकाव्यों तथा पुराणों में मिलता है। चेदी राज्य से संबंध स्थापित होने के बाद इन्हें चेदी नाम से भी जाना गया। उनकी शक्ति का प्रारंभिक केंद्र संभवतः नर्मदा के तट पर स्थित महिष्मती थी। 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कलचुरी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। उनके राज्य में गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र तथा मालवा का कुछ हिस्सा सम्मिलित था। 550 से 620 के बीच 3 कलचुरी राजाओं ने कृष्णाराज, उनके पुत्र शंकरागन तथा उनके पुत्र बुद्धराज ने शासन किया था। उनका सामना उनके 2 शक्तिशाली पड़ोसी वल्लभी के मैत्रक तथा बादामी के चालुक्यों से हुआ। कलचुरियों ने पूर्वी मालवा में अपना महत्व बनाए रखा तथा पूर्वी और पश्चिमी चालुक्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। त्रिपुरी के कलचुरी 8वीं शताब्दी में कलचुरियों की विभिन्न शाखाएं उत्तर भारत के विभिन्न भागों में स्थित थी। उनमें से एक ने आधुनिक गोरखपुर जिले के सरयू पारा में अपने राज्य की स्थापना की। दूसरी सबसे शक्तिशाली शाखा बुंदेलखंड के चेदी प्रांत पर शासन कर रही थी। चेदी के कलचुरी, जिन्हें ढाल मंडल के राजा के नाम से भी जाना जाता था, उसने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट त्रिपुरी में बनाई थी। कोकल्ला प्रथम त्रिपुरी के कलचुरियों का इतिहास 845 में अथवा उसके आसपास कोकल्ला प्रथम के आने के साथ प्रारंभ होता है। उन्होंने अनेक शक्तिशाली राजाओं पर विजय प्राप्त की। उनका संघर्ष प्रतिहार राजा भोज प्रथम के साथ हुआ, जिसे उन्होंने बुरी तरह पराजित किया। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पूर्वी बंगाल में वांग को लूटा। राष्ट्रकूट राजा कृष्णा द्वितीय, जो कि उनके रिश्तेदार थे, उसको भी हराया तथा उत्तरी कोंकण पर आक्रमण किया। उसके बाद कृष्णा तृतीय के समय तक कलचुरियों के राष्ट्रकूटों के साथ अनेक वैवाहिक संबंध हुए तथा इन दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ता बना रहा। शंकरागन प्रथम कोकल्ला प्रथम ने चंदेर राजकुमारी नट देवी से विवाह किया तथा उनके 18 पुत्र हुए। सबसे बड़े लड़के शंकरागन ने अपने पिता का स्थान लिया तथा कौशल राजा सोमवंशी को पराजित किया। उनके बाद उनका पुत्र बालहर्ष आया, परंतु उनका शासनकाल बहुत छोटा था। युवराज प्रथम कलचुरी तथा राष्ट्रकूटों के बीच के मधुर संबंधों के बाद भी राष्ट्रकूट कृष्णा तृतीय ने युवराज प्रथम के राज्य पर हमला किया। बाद में युवराज राष्ट्रकूटों को अपने राज्य से भगा पाने में सफल रहे। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी तथा इसके याद में कलचुरी दरबार में रह रहे प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने विद्यासाल भिंजका नामक प्रसिद्ध नाटक युवराज के दरबार में किया। युवराज प्रथम एक शैव था तथा उसे इस विचारधारा के विस्तार में मदद दी। लक्ष्मण राज तथा शंकरागन द्वितीय युवराज प्रथम के बाद उनका पुत्र लक्ष्मण राज गद्दी पर आया तथा उसने चालुक्य अथवा सोलंकियों के संस्थापक मूलराज प्रथम को पराजित किया। अपने पिता की तरह लक्ष्मण राज ने शैव धर्म को प्रश्रय दिया। उनके बाद गद्दी पर उनका भाई शंकरागन द्वितीय आया, जो एक वैष्णव था। उसके बाद गद्दी पर उनका भाई युवराज द्वितीय आया। वे एक अच्छे योद्धा नहीं थे तथा उनके शासनकाल में राज्य को बहुत नुकसान हुआ। उनके मामा चालुक्य तैल द्वितीय ने उनके राज्य पर हमला किया। वे इससे उबर भी नहीं पाए थे कि परमार राजा मुंज ने उन पर आक्रमण कर दिया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। कोकल्ला द्वितीय परमारों के लौटने के बाद शंकरागन द्वितीय के मंत्रियों ने उनके पुत्र कोकल्ला द्वितीय को गद्दी पर बिठा दिया। उनके शासनकाल में कलचुरी पुनः शक्तिशाली हो गए। उनके बाद गद्दी पर उनका पुत्र गंगेदेव आया। गंगेदेव उनके शासनकाल में कलचुरी उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन गए। उनकी सफलता का सर्व प्रमुख कारण यह था कि कलचुरी सुल्तान महमूद के आक्रमणों से बचे रहे। वे उड़ीसा के समुद्र तट तक अपनी शक्ति ले गए। उन्होंने अपनी इस जीत के उपलक्ष्य में त्रिकलिंगाधिपति तथा त्रिकलिंग के स्वामी की उपाधि को धारण किया। उन्होंने अपने पुत्र करण के नेतृत्व में अंग
तथा मगध के विरुद्ध एक अभियान भेजा जो उस समय पाल राजा नया पाल के अधीन था। तिब्बती स्रोतों के अनुसार अतिश दीपांकर जो उस समय मगध में रह रहे थे, उसने करण तथा नया पाल के मध्य संधि करवाई, जिसके अनुसार दोनों ने अपनी पुरानी स्थितियों पर लौट आने का फैसला किया। करण गंगदेव के बाद गद्दी पर उनका पुत्र लक्ष्मीकरण आया, जिसे करण के नाम से भी जाना जाता था। वह अपने समय के महानतम योद्धाओं में से था। अपने प्रतिहारों से इलाहाबाद छीन लिया था। उसने चंदेल राजा कीर्तिवर्मन को पराजित कर बुंदेलखंड पर भी अधिकार कर लिया, परंतु चंदेलों के एक सामंत ने इसे कलचुरियों से वापस जीत लिया। उससे कहीं महत्वपूर्ण करण द्वारा गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम के साथ मिलकर मालवा के परमारों पर आक्रमण करना था। इस युद्ध के दौरान परमार राजा भोज की मृत्यु हो गई तथा दोनों ने मालवा पर अधिकार कर लिया। बाद में इसके बंटवारे के प्रश्न पर करण तथा भीम के बीच झगड़ा हो गया। अपनी पूरी जिंदगी युद्ध करते रहने के बाद भी करण की उपलब्धियां नगण्य थी। वह अपने पैतृक राज्य में मात्र इलाहाबाद जोड़ पाया। अपने शासन के अंतिम दिनों में करण को जिन पराजयों का सामना करना पड़ा, उससे उसके सम्मान को काफी चोट पहुंची तथा उसके सामंतों के ऊपर उसकी पकड़ कमजोर हुई। उसके बाद के शासक करण ने अपने पुत्र यश करण के लिए गद्दी त्याग दी। उसके ऊपर अनेक आक्रमण हुए। चालुक्य राजा विक्रमादित्य चतुर्थ ने उन पर आक्रमण किया। गहड़वाल वंश के चंद्रदेव ने उनसे इलाहाबाद तथा बनारस छीन लिया। चंदेलों ने उन्हें पराजित किया तथा परमार राजा लक्ष्मण देव ने उनकी राजधानी को लूटा। विजय सिंह अंतिम महत्वपूर्ण कालचुरी राजा थे। चंदेल राजा त्रैलोक्य वर्मन ने उन्हें पराजित कर पूरे दहाल मंडाल पर अधिकार कर लिया। इस तरह बच्चों कलचुरी वंश खत्म होता है। अब कलचुरी वंश में कौन कौन से शासक हुए, क्या कोई बता सकता है? जी सर। तो फिर बताओ राजू। कलचुरी वंश में कोकल्ला प्रथम, संक्रागन प्रथम, युवराज प्रथम, लक्ष्मण राज तथा संक्रागन द्वितीय, कोकल्ला द्वितीय, गंगदेव, करण आदि शासक हुए। करण के पुत्र यश करण तक शासक हुए थे। बहुत बढ़िया राजू, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसी तरह इतिहास जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सभी को बोलना बच्चों, ठीक है? यस सर।